नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय यूजीसी का मुद्दा काफी जोरों पर चल रहा है और यूजीसी के मुद्दे के साथ ही इस समय पूरा समाज दो धड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विषय को लेकर इनका क्या मानना है, इनका क्या सोचना है। पांडे जी, इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं, पूरा समाज लगभग दो धड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। देखा ही जा रहा है, कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग विरोध में हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी बड़ी सांसद की स्थिति बनी हुई है। ये गले की फांस बन गई बीजेपी के लिए। क्या कहेंगे इस पे, क्या मानना है आपका? देखिए, बीजेपी कहीं तो ऐसे बनिया ब्राह्मण और सवर्णों की पार्टी जाती है, लेकिन बीजेपी की सोच शुरू से ही जनरल विरोधी रही है। जब भी कोई भी घटना घटी हो या कोई जनरल के खिलाफ एक्ट आया हो, मंडल कमीशन ही लागू हुआ हो, कहीं न कहीं हर जगह बीजेपी की सहभागिता उसमें रही है। बीजेपी के सहयोग से ही गवर्नमेंट उस समय भी रही जब मंडल कमीशन लागू हुआ। बीजेपी शुरू से ही केवल अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए हम सत्ता में बने रहें, वो जनरल की या सवर्णों की बलि चढ़ाती रही है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी सवर्ण विरोधी रही है, बात तो हमेशा वो हिंदुओं की करती है, बात राम मंदिर की होती रही शुरू से ही। बीजेपी कहीं ना कहीं ये दिखाती रही कि हम हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, हम हिंदुओं को एक करने की बात। और जैसा कि आपने नारा भी सुना होगा, जब 2014 का चुनाव होने वाला था तो उसमें भी और उसके बाद भी लगातार ये नारा सुनाई देता रहा, सबका साथ सबका विकास। तो क्या लगता है आपको कि क्या इस सबका साथ सबका विकास की बातें सिर्फ दिखावे के लिए थी या वास्तव में इसमें कुछ था भी? नहीं, देखिए, बीजेपी चूंकि शुरू में 2 सीट से चली है, तो एक आधार होना चाहिए। किसी की भी एक वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए कोई ना कोई रणनीति होती है। तो बीजेपी की रणनीति हिंदुओं को इकट्ठा करने के नाम पे सवर्णों को लुभाने का था। लेकिन जब बीजेपी को लगा कि नहीं, सब सवर्ण हमारे हो गए, तब बीजेपी धीरे धीरे अब बीजेपी को इस समय क्या लगता है कि सवर्ण हमारी मुट्ठी में है, जाएंगे कहाँ? क्योंकि सवर्ण, दलित और मुस्लिम किसी समय कांग्रेस का वोट बैंक रहा करता था जी। इंदिरा और यहाँ तक कि राजीव के कार्यकाल तक जो है सवर्ण, दलित और मुस्लिम जो है कांग्रेस के साथ रहता था। लेकिन कमंडल की राजनीति जैसे ही आडवाणी ने शुरू किया तो सवर्णों को लगा कि नहीं, अब हमें जो है वो हिंदूवादी दिखावा करने, बीजेपी जो कि उस समय हिंदूवादी का दिखावा करने लगी, तो सवर्ण धीरे धीरे वहां से खसका और बीजेपी में शिफ्ट हो गया। अब बीजेपी को लगता है कि नहीं, सवर्णों से ही हम फुल फेस मेजॉरिटी में रह नहीं पाएंगे और चूंकि सवर्णों के पास कोई विकल्प नहीं, जाएगा कहाँ, तो अब बीजेपी धीरे धीरे पहले दलित, उसके बाद अब बीसी साधने के चक्कर में कहीं न कहीं आज इस मुकाम पे आ गई है कि यूजीसी एक्ट के रूप में आपके सामने आ रहा है। आपने भी एक बात कही कि बीजेपी को लगता है कि सवर्णों के पास कोई विकल्प नहीं है, तो सवर्ण जाएगा कहाँ? क्या लगता है आपको कि अभी जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है, बीजेपी का सवर्ण के लोग भरपूर विरोध भी कर रहे हैं, करते हुए देखे जाते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी फील्ड से हो, लेकिन बीजेपी को लेकर उनमें नाराजगी दिख रही है। अगर ये नाराजगी बनी रहती है और 2027 का चुनाव भी चूंकि नजदीक है, तो क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये छिटका हुआ वोट बैंक किधर शिफ्ट हो सकता है? देखिए, इस समय जो परिस्थिति बन रही है, अगर इसको बीजेपी संभाल नहीं पाई तो बीजेपी के वोट बैंक में बिखराव होगा और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है भुगतना पड़ेगा। आने वाले भविष्य में अब सवर्ण कहाँ शिफ्ट होगा, या हो सकता है अपनी कोई पार्टी बने, जैसे अभी अलंकार त्रिपाठी ने घोषणा किया है कि सनातन नाम की कोई एक पार्टी का गठन करेंगे। यह लेकिन अभी दूर की कौड़ी है, इतना आसान भी नहीं है इतने जल्दी इसका डिसीजन लेना कि नहीं बीजेपी का सवर्ण वहीं चला जाएगा बीजेपी को छोड़ के। यह है कि आने वाले भविष्य में काफी कुछ 19 मार्च का दिन जो है वो इसकी रूपरेखा तैयार करेगा। अगर यूजीसी एक्ट के पक्ष में आता है तो कहीं न कहीं सवर्ण फिर अपने आप को ले जाएगा, और कहाँ ले जाता है अब ये तो आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन इस समय जो परिदृश्य बन रही है वो कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ सवर्ण
लामबंद होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, क्या कारण हो सकता है, जैसा कि आपने भी कहा भी कि बीजेपी लगातार सवर्णों के विरोध में काम करती रही, सवर्णों के खिलाफ काम करती रही, चाहे बात करें 2018 की और चाहे बात करें फिर यूजीसी एक्ट की। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, नीट में आरक्षण लागू करना, अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहां नहीं था पहले से आरक्षण, वहां भी आरक्षण का लागू किया जाना। क्या वजह हो सकती है, बीजेपी की क्या मानसिकता रही होगी, क्या इससे राष्ट्रवादी सोच कौन सी इसमें रही होगी, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी मानी जाती है, तो कौन सी राष्ट्रवादी सोच को लेकर बीजेपी ने ऐसा किया होगा? देखिए, बीजेपी की कथनी और करनी में हमें शुरू से ही कुछ न कुछ फर्क दिखा है। क्योंकि बीजेपी जितने मुद्दों को लेकर चली है वो कहती कुछ और है, इस समय करती कुछ और दिख रही है। चाहे जितने भी मुद्दे आप उठा कर देख लीजिए जी, तो राष्ट्रवादी पार्टी कहना अलग बात है, लेकिन इस समय जो स्थिति बन रही है, दिख रही है, उसमें हमें तो नहीं लगता कि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी का तमगा लेके चलती। क्योंकि वोट बैंक की राजनीति जो है, जिसका विरोध या जिसको कह के बीजेपी आज आई है कि तो कहीं न कहीं तुष्टीकरण या राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस ने कहीं राष्ट्रवादिता के खिलाफ काम किया, वही चीज आज बीजेपी भी तो कर रही है। कल कांग्रेस को लोग आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जो है न जात न पात का वो मुहर लगेगा हाथ पर, तो आज बीजेपी क्या कर रही है? कांग्रेस चूंकि कहती थी, कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं बहुत किया, लेकिन बीजेपी तो कर रही है ना। बीजेपी ने आज क्या किया? यूजीसी एक्ट में संशोधन किया। हम कह रहे हैं कि यूजीसी एक्ट 2012 इतना बुरा भी नहीं था। अगर बुरा ही था तो वो उसमें संशोधन करके कुछ नया जोड़ा जा सकता था, लेकिन इकट्ठे सीधे सीधे सवर्णों को बाहर करना, तो या जैसे 1872 में अंग्रेज हुकूमत ने एक एक्ट लाया था, कुछ जातियों को अपराधी मान लिया गया था जी, तो वही तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं ये होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सवर्णों को इसमें सरकारी अपराधी मान लिया गया है कि कागजों पर दर्ज अपराधी हैं ये, वो बिना कोई अपराध किए हुए, बिना कोई गुनाह किए हुए नहीं। देखिए, जो यूजीसी एक्ट 26 का क्लास 3 का सी है, वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करता है जी कि अगर आरोप लग गया तो आप सीधे सीधे आरोपी हो गए, आपको अपना पक्ष रखने का कहीं कोई अधिकार मिलता ही नहीं है। तो इसको आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखेंगे? तो ये एक बड़ी बात है कि अगर किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगा हुआ है तो उसको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार एक सामान्य आदमी की बात ना की जाए। अगर आतंकवादी की बात करें तो आतंकवादियों को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार मिला हुआ है, और ये चीजें भारत में देखी गई हैं। भारत में चाहे संसद के हमले के आरोपी रहे हों, चाहे कोई भी दूसरे आरोपी रहे हों, उनको भी वकील मिला था, उनको भी अपना पक्ष रखने का एक समय दिया गया था, अधिकार मिला हुआ था। लेकिन भारत में जो सवर्णों की स्थिति है वो शायद उन आतंकियों से भी गई गुजरी है जिनको अपना पक्ष रखने का ही अधिकार नहीं है, चाहे वो SC/ST की बात करें और चाहे हम बात करें इस यूजीसी एक्ट की। जी, कुछ कह रहे थे आप? वही मैं कह रहा था कि संसद पर अटैक हुआ, अफजल गुरु को सालों साल उनको ट्रायल करने के लिए वकील दिया गया, सब कुछ किया गया, 5 साल उनको या 5-6 साल लगभग फांसी चढ़ाने पे लगा। लड़ने का तो उनको अवसर दिया गया। जी जी बिल्कुल। ऐसे ही अजमल कसाब खुलेआम हत्या करते हुए पकड़ा गया, AK-47 पकड़ी गई, गोली चलाते हुए पकड़ा गया, सब कुछ था। फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया? ट्रायल करने के लिए उसको वकील मुहैया कराया, कोर्ट में उसको समय दिया गया। लेकिन यहाँ आपको क्या दिख रहा है? अगर आप कोई आरोप लगाता है तो सीधे सीधे आप एक तरह से आरोपी हो गए, पुलिस आपके खिलाफ FIR करेगी। चलिए हम मान लेते हैं कि अच्छा बच्चा मान लिया निर्दोष साबित हुआ ही, तो फिर उसका बीता हुआ समय कौन लौटाएगा? जी, इसके लिए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को या यूजीसी को कहीं कुछ विकल्प तो रखना चाहिए था। बिल्कुल विकल्प रखना चाहिए था, और ये कोई पहली बार नहीं है। SC/ST एक्ट जो कि नॉन बेलेबल कर दिया गया है, जिसमें बेल का कोई प्रावधान नहीं है, उसमें भी ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं कि पहले आरोप लगा दिया गया, व्यक्ति ने 20 साल की सजा काटी, 20 साल तक जेल में रहा, मुकदमा चलता रहा, ट्रायल होता रहा, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आदमी बेगुनाह था, उसने कोई गुनाह किया ही नहीं था। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका पूरा घर परिवार तबाह हो गया, जो सामाजिक सम्मान था वो चला गया, और अंत में वो व्यक्ति
घुट घुट के हर दिन को गुजारने के लिए मजबूर हो गया। तो फिलहाल इस एक्ट को लेकर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।